कौन बनेगा मेयर। और आज हम जोरदार दस्तक दे रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी कौन बनेगा मेयर, इसको लेकर लोगों में उत्सुकता नहीं हुई है, मगर इस बार कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यह खबर राष्ट्रीय मायने की हो गई है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में बीजेपी 2 साल के कुशासन पर वोट मांग रही थी और वो खुद ये भूल गई कि 10 साल से वो एमसीडी में है। आम आदमी पार्टी ने नया शिगुफा छोड़ दिया कि साहब ईवीएम में ही धांधली है। और कांग्रेस कोशिश कर रही थी भैया किसी तरह से हम रसातल से निकल के आ जाएं, मगर पार्टी लगातार बिखर रही थी। और यही वजह है कि पूरे देश की निगाह थी कौन बनेगा मेयर, दिल्ली का मेयर कौन बनेगा। इस पर आज हम यहां कनॉट प्लेस में हैं, लोगों के सवाल होंगे और मेरे साथ 2 शानदार पैनलिस्ट, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा और कांग्रेस की तरफ से पूनम आजाद, आप दोनों का स्वागत है। और पहला सवाल संबित, जाहिर सी बात है आपकी तरफ जाएगा। मेरे ख्याल से वाकई ये विचित्र चुनाव थे। आप लोग कुशासन पे वोट मांग रहे थे। 10 साल से क्या काम किया एमसीडी का वो हम सब जानते हैं, क्योंकि बकौल मनोज तिवारी जो उन्होंने मुझसे आज कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि अगले 1 साल मैं सफाई भी करवा दूं दिल्ली में और भ्रष्टाचार भी दूर कर दूं। देखिए, पहली बात तो है कि जनता आज हमारे सामने बैठी है, उस जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम कि आप ही के कारण से हमारी जीत हुई है और आप ही हमारे जनार्दन हैं। दूसरी बात है कि हमने क्या काम किया क्या नहीं किया, इसका हिसाब किताब जनता ही रखती है। हमने बुरा किया होगा तो ये हमें वोट नहीं देगी, हमने सही किया होगा और हम पे ये विश्वास करती होगी कि हम भविष्य में सही करेंगे तो जनता वोट देगी। और जनता ने हम पर विश्वास दर्ज किया है, और केवल विश्वास ही नहीं, प्रचंड बहुमत के रूप में विश्वास दर्ज किया है, तो स्वाभाविक है ऐसे ही तो नहीं किया है ना। पूनम आजाद, क्या वाकई इनको काम के लिए वोट मिला है? सबसे पहले तो हम ये कहना माइक ऊपर के लिए। हाँ, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आज जो रेफरेंडम मिला है उसका हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो जिस प्रकार से संबित कह रहे हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, संबित कह रहे हैं कि जनता ने इनको काम पे दिया है, ये सरासर गलत है। इन्होंने हर एक जगह मोदी जी का उपयोग किया है जिसका इनका भरपूर लाभ मिला है और खासतौर से युवा पीढ़ी इसमें चली गई है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हम इस हार में भी अपना लाभ देखते हैं। हम देखते हैं कहीं न कहीं जो हमारा जो वोट प्रतिशत बिखर गया था, आम आदमी पार्टी में चला था, वो काफ़ी मात्रा में हमारे पास वापस आ रहा है। और इनकी तो पुरानी नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 15 साल से ये निगम चुनाव जीतते आए हैं और वही विधानसभा चुनाव ये हार जाएंगे। और इस बार भी यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उभर के आएगी और विधानसभा चुनाव। पूनम जी, सिर्फ आपका वोट प्रतिशत बिखर के वापस नहीं आया है, आपकी पार्टी भी धीरे धीरे बिखर रही है। लवली साहब कहाँ चले गए, बरखा शुक्ला सिंह जी को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो मुश्किलें आपकी भी हैं। मगर सवाल ये संबित पात्रा, दिल पे हाथ रख के कहिए, अगर प्रधानमंत्री का चेहरा ना होता, आपके पास तो मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने का, आपके पास अधिकार ही नहीं है जो 10 साल में आपने दिल्ली का हाल कर दिया है। देखिए, पहली बात तो पूनम जी ने सही कहा, मैं उनका छोटा भाई हूं, हमने साथ में काम किया हुआ है, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं इनके पार्टी को तो नहीं बख्शूंगा, मगर पूनम जी आप उसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना। पूनम जी ने अभी कहा कि हमने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को इस्तेमाल किया। शुक्र है आपने अपने लीडर के चेहरे को इस्तेमाल नहीं किया, वरना जो 28 मिले थे वो भी नहीं मिलते। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर हैं, हम तो इस्तेमाल करेंगे ही। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है कि जिसके नाम पर देश बंध जाता है, देश उनके पीछे चलता है, तो ये हमारे लिए एसेट और गर्व का विषय है। नहीं, इस पे हम संबित को कहना चाहेंगे, ये मत भूलिए अभी अभी आप पंजाब का इलेक्शन हारे हैं और वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे ने उस पंजाब को जिताया है। आपकी सरकार थी, वहां चली गई। मोदी जी क्या निगम में भी जाके काम करेंगे, सफाई करेंगे? पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्या था? संबित, इस बात को मानिए, देश में इस वक्त जो हालात हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। आज की तारीख में जिस तरह से यूपी के नतीजे आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हिंदी बेल्ट में एक विश्वास है और वही फायदा आपको एमसीडी में मिला है। इमेजिन कीजिए, आप प्रधानमंत्री का चेहरा पेश कर रहे हैं, आप राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोही का उसमें डिबेट कर रहे हैं, आपके पास मुद्दे ही नहीं थे। पहली बात, मैं दीदी के प्रश्न का उत्तर दे दूं कि पंजाब में जो इलेक्शन हुआ उसमें सोनिया जी और राहुल जी के चेहरे के कारण हुआ, बिल्कुल नहीं। जिस दिन चुनाव के नतीजे पांचों राज्य के आए थे, तो दीदी मैं बोल लूं, आप जरूर उसके बाद मेरे को कट करिएगा। बिल्कुल ऐसा है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे पांचों राज्य में आए, आप जानते हैं सबसे ज्यादा खुश कौन था?
उस दिन सबसे ज्यादा खुश कैप्टन अमरिंदर थे और वो कह रहे थे अपने आसपास के लोगों के, शुक्र है राहुल गांधी जाके वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साइकिल के पीछे बैठे थे, गलती से पंजाब में आ जाते तो वही होता जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वहां तो कैप्टन अमरिंदर के कारण मिला था। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर देना जरूरी है कि देश में क्या आलम है, बीजेपी के पास कोई विषय नहीं है, राष्ट्रवाद को लेकर लड़ रही है। देखिए, जनता के बुद्धि को कभी कम करके मत आंकिए कि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी इस प्रकार का प्रचंड बहुमत दे रही है। मैं बता रहा हूं आज अरविंद के, ये देखिए तीसरी कुर्सी यहां होनी चाहिए, यहां नहीं, उस स्पॉटलाइट में होनी चाहिए। आज तो स्पॉटलाइट अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, वो कहां नदारत है, कहीं छुपे हुए हैं क्या? ढूंढिए जरा उनको, क्यों नहीं है यहां पर? उनको यहां होना चाहिए था और जनता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। जब माहौल ठीक था, रोज निकलकर बोलते थे मैं मोदी से डिबेट करूंगा, मोदी की कहां है जी, आप आओ जी, मोदी जी आओ जी, डिबेट करूंगा। आज जब हार गए कहां गए डिबेट से? संबित पात्रा, हकीकत यह है कि अगर एनसीडी में जो आपने वादे किए थे उस पर डिबेट हो जाता तो आपको सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाते। 2007 में आपने हाउस टैक्स को लेकर वायदा किया था, कुछ नहीं किया था। रेडी पटरी वालियों से आपने 100 रुपए ले लिया था संबित पात्रा, उस पर कुछ नहीं हुआ था। तो लंबी फहरिस्त है मुद्दों की। मुद्दे ये हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी जगह है, आप लोग रायता को लेकर अरविंद केजरीवाल की खिंचाई करते हैं। दिक्कत यह है आपके पार्षद रायता फैला देते हैं और समेटने के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी को ले आते हैं यहां पे। देखिए, हमारे पार्टी में समेटने वाला तो है, आप मान गए, इनके पास मोदी है, बाकियों के पास एक केवल फैलाने वाले हैं, दोबारा टिकट नहीं दिया, ये समझिए। नहीं, देखिए मैं आपको उत्तर देता हूं। लच्छेदार बात तो कहने से संबित, आप काम की बातें को नहीं, आपने पार्षदों को टिकट काट दिया, इससे अकाउंटेबिलिटी क्या खत्म जाती? इससे आपने एक्सेप्ट किया कि आपने करप्शन फैलाया है निगम में, और आज निगम कहा जाता है कि विश्व का सबसे करप्ट बॉडी है। ये किसने किया? और आप आगे जो आप मोदी जी के नाम पर हसीन सपने दिखाए हैं, अब आप उसे पूरा कीजिए। ये दिल्ली की जनता है, चुटकी में पलट जाती है। जनता को वादा करते हैं कि आपके जो नए पार्षद चुन के आए हैं वो पिछले 10 साल में जो आपके महान काबिल पार्षद थे उनका इतिहास नहीं दोहराएंगे संबित पात्रा? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझे यहाँ पे लाइट के नीचे बैठा के ऐसे डांट रहे हैं दोनों मिलके जैसे कि मैं हार गया हूँ और ये सब जीत गए हैं। बताइए, कमाल है, 182 सीट मुझको मिला है और दोनों मिलके डांट रहे, नहीं अभी करो, तुम सब गलत हो, बदमाश हो। अरे जो बदमाश है वो तो आया ही नहीं है, वो है कहाँ? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और मैं ये बार बार बोलता हूँ। अच्छी बात है, अहंकार नहीं होना चाहिए। अभिसार जी, आपका अधिकार है और जनता का एक एक व्यक्ति का अधिकार है, वो मेरे कान को खींचे, हमारी कान को खींचे। अगर हमने कोई गलत काम किया है आप हमें सुधारें, हमें सुझाव दे, और मैं आपने जो कहा हम प्रतिज्ञा करते हैं आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अभी मनोज तिवारी जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि ये जो 4 महीना डेंगू और चिकनगुनिया का महीना है, हम जी जान लगा देंगे कि जहां गंदगी फैली हुई है, जहां पानी का जमावड़ा हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। हम वैसे बता दें कि आम आदमी पार्टी को हमने आमंत्रित किया था, मगर न जाने क्यों आज के दिन वो यहां जनता के सवालों के जवाब देने नहीं आए। चलिए पहला सवाल लेते हैं हम ऑडियंस से। आपका पहला सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमेशा वादा करते हैं कि हम पानी देंगे, लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं या उसके आसपास की कॉलोनियों में जब मैं घूमता हूं तो देखता हूं वहां पे हजारों की भीड़ में परिवार टैंकर के पीछे लाइन लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ वे लोग वो परिवार झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। क्या दिल्ली जैसे शहर में ऐसे इसका कोई समाधान नहीं है आप लोग के जरिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सामाजिक अराजकता एक तरह से पानी की वजह से, क्या हम इस सवाल से बच सकते हैं? क्या आप इसे खारिज कर सकते हैं संबित पात्रा? बिल्कुल नहीं। और जिस नौजवान ने ये प्रश्न पूछा, बधाई हो आपका कि आपने आम आदमी पार्टी जो 20 दिन से लगातार चिल्ला रही है कि हमने घर घर को पानी दे दिया, पानी की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और जल बोर्ड में उनका दावा है कि उन्होंने एक एक घर को पानी दे दिया। आज माफिया समाप्त हो गया, कोई टैंकर नहीं है। आज इस नौजवान ने आईना दिखाया है, अगर यहाँ होते टोपी वाले तो वो आईना देखते आज। चलिए अगला सवाल लेते हैं जी, खड़े। मैं तो बात करूंगा उनके लिए जो सड़कों पे किनारों पे बैठे होते हैं, जिनके लिए हर दिन हर हफ्ते में कोई कमेटी आती है तो अपना सामान उठा के भागते हैं, रेडी पटरी। तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि उनको अपना जो गरीब झुग्गी जो गरीब कस्बे के हैं उनको अपना कारोबार करने के लिए कोई मौका दिया जाए, एक तरह से सुविधा हो उनके लिए। देखिए, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, जो मुद्रा योजना के माध्यम से मोदी जी ने काम किया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ई रिक्शा का, क्योंकि वो भी उसी तबके का है। ई रिक्शा
स्वावलंबन के लिए, स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें हमने मुद्रा योजना के माध्यम से बहुत लोगों को, खास करके दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को हमने इसमें जोड़ा है। दूसरी बात है, ई रिक्शा को देखिए, हाईकोर्ट ने भी कहा था कि हम चलने नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान फॉलो नहीं होते हैं। हमने पहले उसमें ऑर्डिनेंस और उसमें फिर कानून लाके 24 ऐसे क्लॉज ऐड किए, जैसे उनको लाइसेंस देना, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना, ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। लगातार जो केंद्र की सरकार से हो सकती थी वो हम कर रहे हैं। कुछ मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को जो कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड है उसे कम करने की आवश्यकता है। पूनम आजाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेडी पटरी वालों के लिए आपकी भी मैनिफेस्टो में कुछ अहम बातें थी, मगर आपका जो पूरा कैंपेन था निहायत ही लो की था। क्या इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आपके कैंपेन में शोर नहीं था? नहीं, एक तो हम उनसे कहना चाहेंगे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, जिसका बड़ी अच्छे से संबित पात्रा ने लच्छेदार बातों में जवाब दिया। खुद भी ये पिछला निगम चुनाव लड़ चुके हैं। ये पिछले 10 से, ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली बार निगम में चुन के आई है। पिछले 10 साल से इनकी सरकार है निगम में। क्या इनको सुविधा मिला है रेवड़ी पटरी वालों को? आज सबसे ज्यादा सर्वाधिक ये दुखी है। और जहां तक आप हमारी कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो देखिए, आम आदमी पार्टी से हमारा जो वोट बैंक है पूरी तरह से चुनाव में जा चुका था। एक पार्टी एक तरह से लो की, सही में लो की अफेयर गिर चुकी थी, लेकिन पार्टी, कांग्रेस पार्टी के निरंतर प्रयास, अजय माकन का निरंतर प्रयास से रजौरी गार्डन में भी हमारा रिजल्ट मिला, इस चुनाव में भी हमारा वोट बैंक का बढ़ोतरी हुआ। और हमें अब तो पूरी तरह से, और आम आदमी की जो विफलता हुई है इस चुनाव में, हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि विधानसभा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता है, पलट तुरंत चुनाव बदल जाते हैं। और ये अगर निगम चुनाव है, आप देखिएगा विधानसभा में हमें पूरी तरह से आशा है कि हमारे पक्ष में ये वोट करेंगे, हमारी सरकार बनी। वैसे जो आपका कुनबा बिखर रहा है, पहले उसे तो रोक लीजिए पूनम जी। चलिए, ये तो हर एक पार्टी में होता है। पहले तो संदीप जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और संदीप जी, आपसे मेरा सवाल है, वैसे तो अपनी सेंट्रल के काम से मैं खुश हूँ, लेकिन जैसे कि जहाँ पर बैठेंगे एरिया एनडीएमसी के अंडर में आता है, सर यहाँ पे सफाई के मामले में कितना क्लीन है? ऐसा ही सर एमसीडी में ऐसा क्यों नहीं होता? ये मेरा सवाल है। ये बहुत सही प्रश्न आपने पूछा, और मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है आखिर क्यों हुई है? दिल्ली हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, भारतीयों को लाउड पॉलिटिक्स, केवल चिल्ला के धरना प्रदर्शन करने की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। इतने वर्षों तक यहाँ कांग्रेस का भी सत्ता रहा, 10 वर्ष से हम एमसीडी में रहे, मगर दिल्ली का कूड़ा कचरा का ये हाल कभी नहीं हुआ। विगत 2 वर्षों में जब से आम आदमी पार्टी आई, किसी न किसी बहाने से जो सफाई कर्मचारी बंधु हैं उनका सैलरी रिलीज न करना, उसी बहाने कन्फ्रंटेशन करना, जबरन लड़ाई करके सड़क पे उतर के कहना कि हाय रे देखो ये मोदी जी ने सब कुछ ऐसा कर दिया। उनको लग रहा जो टकराव है इसका ठीकरा सिर्फ आम आदमी पार्टी के सिर पे नहीं फोड़ा जा सकता। तो मैंने इसलिए तो कहा, बार बार अदालत ने भी जो कार्रवाइयां आप करते रहे उस पर प्रतिकूल टिप्पणियां आपके खिलाफ दी। मैं आपको बताता हूं, स्पष्ट है डेट वाइज 2 हाथों से बचती है। मैं डेट वाइज संवाद कायम करना होगा संबित। मैं उसका सिलसिलेवार उत्तर देता हूं। इसलिए तो मैंने कहा कि 10 वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार थी, ये हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, मगर उसके बावजूद भी वो माहौल सड़क पे नहीं बना था लड़ाई का। कभी शीला दीक्षित और हम सड़क पे ऐसे आमने सामने लड़ते नहीं थे, इसलिए हम कभी भी लड़ाई के मूड में थे ही नहीं। ये इसी से प्रूव होता है। दूसरा, कोर्ट दोष किसका है इस टकराव में? इसमें मैं कोर्ट का बता दूं, कोर्ट का फटकार हमेशा आम आदमी पार्टी को दोनों का है। लेकिन एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी का राजनीति का तरीका है वो एक अलग किस्म की राजनीति है। उसमें जैसे हम लोग जैसे व्यक्ति शायद सूट नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। केंद्र में भी आपकी सरकार है, 10 साल निगम में भी रही, और फिर आप अचानक से क्या कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को निकली, तो आप अचानक से साफ सुथरा छवि करने की बात करते हैं, तो जनता देखेगी। नहीं, हम तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, दीदी मैं इतना तो कहना चाहूंगा, हम तो अकाउंटेबिलिटी से भागेंगे भी नहीं, मगर आपके नेता तो अकाउंटेबिलिटी से कहां भागे हैं वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, दिल्ली के लोगों को गर्मियों में पहाड़ों की तो जरूरत है, लेकिन मुकरबा चौक और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ों की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जहां तक कूड़े के पहाड़ जो बताए जा रहे हैं वो ठीक है, उसको मैनेज होना, उसके ऊपर घास लगना चाहिए, और मैंने भी देखा है घास लगा हुआ है। कुछ आप मुंबई इत्यादि में देखेंगे जिस प्रकार पहाड़ बनाए गए हैं, उसके बनिस्बत यहाँ पे हमने बहुत तरीके से उसको मैनेज किया है। मुंबई में भी अब वो मैनेज हो रहा है, और ये तो कोर्ट के निर्देश के अनुसार कि अगर जो गार्बेज है उसको पाइल करना है, उसके ऊपर एक ग्रीन बेल्ट तैयार करना है, पेड़ लगाना है। जी अगला सवाल।
मेरा क्वेश्चन है संबित पात्रा जी से। वैसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप लोग इतनी सीट्स के साथ आए हैं, बट मैंने ये देखा है कि इतने सालों से एमसीडी हमारे यहाँ पे तो है ही एरिया में, लेकिन प्रॉब्लम ये है इतने सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन कॉलोनीज, इससे तो सब जूझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी हम लोगों के यहाँ? थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और आपका एक जायज़ प्रश्न है, क्योंकि जनता ने मुझसे प्रश्न पूछा है। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को लेकर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिल्ली का है, और मैं आपको बताऊं दिल्ली एकमात्र ऐसा कैपिटल पूरे विश्व का है जहां 60% जनता अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, जो कि लिखित रूप से अनऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहती है। पूरे विश्व में कोई ऐसी राजधानी नहीं है, और इसको हम सबको मिलकर बैठकर ठीक करने की आवश्यकता है। इस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल। समित जी बधाई हो। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं दिल्ली में पटेल नगर की निवासी हूँ। पटेल नगर गांव में नहीं आता। हमें बेहद दुख है कि यहाँ पहले 2 समय पानी आता था और अब केवल 25 मिनट पानी देते हैं या 1.5 घंटा। हमें नहीं मालूम पड़ता कि 4 बजे पानी आता है और 5:45 बजे पानी चला जाता है सुबह के समय। और हर कोई इस चीज को इतना परेशान है कि हमें ये नहीं समझ आता। हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, पानी कैसे भरे, और हमारी उम्र में तो हम भर भी नहीं पाएंगे। हमें आश्वस्त करेंगे आप? एक संबित, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं लगातार जितने लोगों से एमसीडी से लेकर सवाल, सबकी शिकायतें हैं, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपने बीजेपी के काम को वोट दिया या मोदी जी को वोट दिया? मोदी या बीजेपी के काम, बताइए। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, धन्यवाद मैडम, और आपने भी प्रश्न पानी को लेकर पूछा, वो पानी वाले नहीं आए हैं। हमारा पानी उनके पास है, मगर ठीक है, जो भी हमसे हो पाएगा। पानी एमसीडी के पास नहीं होता, वो जल बोर्ड के पास होता है, उनको इसका उत्तर देना हो चाहिए। मगर जो भी अगर हमारे बस में जो भी थोड़ा बहुत है, हम उसे करेंगे, क्योंकि जनता है, आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं। और दूसरा, मोदी जी के नाम पर वोट दिया, आज मैं और गर्व से कह सकता हूं 56 इंच का सीना तो लोग मोदी जी के लिए कहते थे, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का हो जाता है जब आप लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम को आप लोग स्वीकार करते हैं। ऐसी बातें मत कीजिए, पार्टी में सिर्फ एक ही के 56 इंच का सीना है। देखिए, हम तो टकरा रहे हैं, आप मोदी खुशी से हो जाती है, इसमें क्या बुराई है? ऐसा लीडर हमारे पास है। आप बता दीजिए, आपके लीडर के बारे में बताइए थोड़ा। हमारे लीडर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने साबित पंजाब में कर चुके हैं। और आगे आप विधानसभा तो जीत के दिखाइए, जब 20 साल से आपकी सरकार नहीं है अभी दिल्ली में ये कांग्रेस की सरकार रही और अब आम आदमी, आप कहाँ हैं शासन में? इसका तो जवाब दीजिए। चलिए अगला सवाल। संबित जी नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आज की एक शानदार जीत के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको, आई एम एन आर्डेंट बीजेपी फैन, लेकिन ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये इतना प्रो बीजेपी नहीं है जितना एंटी आप और एंटी कांग्रेस है। फॉर लैक ऑफ अ बेटर ऑल्टरनेटिव हमें ये वोट मिला है। हमें प्लीज इसमें गुरूर में नहीं आना, हमें इसमें काम में आना है। और जिस तरीके से हमने सिलेक्शन किया था कि नए लोगों को हमने टिकट दिया है और नए लोगों को आपने मतलब म्यूनिसिपैलिटी में लेके आए हैं, उनसे काम लीजिए प्लीज। दिल्ली का हाल बहुत खराब है और हमें बहुत जरूरत है अब कुछ काम की। बहुत सुलझा हुआ संदेश, बहुत सही संदेश है। और आप यहाँ से आश्वासन लेके जाइए, क्योंकि आप बीजेपी के फैन भी हैं। कोई भी हमारा फैन हो या नहीं हो, वो नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, आम आदमी पार्टी को अब लोग देखना नहीं चाहते हैं और हम भी आपकी कसौटी पे खरा उतरना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस भी वार्ड के आप हैं, अगर आपका काउंसलर बीजेपी का चुन के आया है, वो काम नहीं करता या कुछ गलत करता है, आप हम लोगों को सूचित करिए। हम लोग उस विषय को देखेंगे और जनता के इस भरोसे को हम बिल्कुल सिरोधार्य करते हैं और झुक के आपको प्रणाम करते हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं, आप कहीं उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले उनको रुखसत करने के मूड में तो नहीं है, जिसकी आशंका वो अक्सर जताते हैं? नहीं, रुखसत करने वाले हम कौन हैं? रुखसत करने वाला या तो वो है या तो ये है। हम कौन है रुखसत करने वाले? जब ये चाहेंगे तो दोनों के हस्तक्षेप के बगैर नहीं, आज तो इन्होंने रुखसत कर ही दिया है, कल भी कर देंगे। जनता यही काम आप देखेगी कि आप जितने वादे आपने निगम में किए हैं मोदी जी के नाम पर, कितना आप निगम में कार्य करके दिखाते हैं, इसका जनता जवाब तो देगी ही आने वाले चुनाव में। चलिए आखिरी सवाल। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ संबित सर को। मेरा क्वेश्चन है कि अभी जब प्रोग्राम का जब स्टार्ट हुआ था तो आपने
ह्यूमन लाइफ को थोड़ा सा क्वांटिफाई किया था इन द सेंस ऑफ डेंगू, क्योंकि आपने फिर सवाल पे आइए, सवाल पे। सवाल मेरा ये है कि क्या इससे पहले ये क्वांटिफाइबल नहीं था कि जो आप अगले आपके जो मेयर बनेंगे जो भी हो वो अपना जो जी जान 1 महीने में लगा देंगे, वो पिछले 5 सालों से नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि मैंने 10 साल, बिल्कुल, बहुत अहम सवाल। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि डेंगू को लेकर बहुत काम हुआ भी और किया भी, मगर ऐसा देखिए जिस प्रकार डेंगू का प्रकोप अभी हाल फिलहाल में रहा, मैंने एक उदाहरण दिया कि 13 चिट्ठी एमसीडी के द्वारा दिल्ली सरकार को लिखी गई। बहुत कष्ट का विषय है। जो अरविंद केजरीवाल अभी 5 दिन पहले चुनाव के पहले अभिशाप दे रहे थे दिल्ली के लोगों को, खास करके माता पिता को, कि आपका बच्चा अगर बीमार हो जाए तो मुझे मत जिम्मेदार दीजिएगा अगर आप बीजेपी को वोट दीजिएगा। वो उस समय जब हमने 13 चिट्ठी लिखे थे तो वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने गए हुए थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फिनलैंड में वो आराम कर रहे थे, बाकी सारे मिनिस्टर कोई गोवा में था, कोई पंजाब में था। ऐसे में बताइए, ये चाहे हम अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, चाहे मैं किसी पार्टी का हो, दीदी किसी पार्टी के हो, मगर जब डेंगू जैसे बीमारी आए, क्या ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम सब एक साथ बैठे, वहां राजनीति ना करें, वहां पर हम लोग एक साथ बैठ के चिंतन करें कि कैसे दिल्ली सरकार और एमसीडी काम करे। मगर कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ये समझते नहीं है, हर चीज पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं। काश आज आम आदमी पार्टी इन तमाम सवालों का जवाब देने मंच पर होती, मगर आज वो नहीं पहुंचे यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्र आपका, पूनम आजाद आपका, और दिल्ली की जनता का अपने धारदार सवाल पूछने के लिए। तो कौन बनेगा मेयर, जिसकी छाप, जिसकी दस्तक पूरी देश में सुनाई दी, और यकीनन एक ऐसे चुनाव जो दशा और दिशा बदल सकता है आने वाले दिनों में सियासत की भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।